सभी साथियों को मेरा नमस्कार। स्वागत है आप सभी का आज 5 दिसंबर के जनसत्ता विश्लेषण में। आइए शुरू करते हैं आज का विश्लेषण और जानते हैं देश-विदेश की कौन-सी खबरें हैं जो हमारे लिए महत्वपूर्ण हैं। प्रथम पृष्ठ पे हमारे सामने फिर से दुखद खबर है मणिपुर को लेके 2 उग्रवादी गुटों में हिंसक संघर्ष, 13 की मौत। ये थोड़ा-सा मणिपुर में अभी जो है स्थिति जो ठीक नहीं चल रही है। अब आपको इसमें क्या करना है? आपको इसमें कुछ नहीं करना है, आपको इतना करना है कि आप आज जो है अपना कॉन्स्टिट्यूशन वाली जो भी किताब आपके पास पॉलिटी वाली किताब है, बेटर है कि आप पे कोई बेयर एक्ट हो तो और बढ़िया रहेगा। एक काम करना, वहाँ पे जो नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स दे रखे हैं इनको लेके आर्टिकल्स दे रखे हैं। 371 एफ है सिक्किम के लिए, 371 जी, ऐसे बहुत सारे आर्टिकल्स दे रखे हैं। 371 सी दे रखा है। आप इनके बारे में बस रीडिंग कर लीजिए अपनी, ठीक है, बस रीडिंग कर लीजिए और काफ़ी है इतना। आगे आते हैं, ये छोड़ दीजिए, कुछ काम की नहीं है पॉलिटिकल न्यूज़। हम सीधे अपने एडिटोरियल से पहुँचेंगे। यहाँ पे हमारे सामने है सरोकार के समांतर जलवायु संकट का समाधान निकालने के लिए वैश्विक स्तर पर जो भी प्रयास हो रहे हैं उनमें भारत ने बढ़ चढ़कर अपनी भूमिका निभाई है। मगर इस क्रम में कई बार बिगड़ती जलवायु का हवाला देकर ऐसे कायदे समान रूप से सभी देशों के लिए ज़रूरी बनाने की कोशिश की जाती है, जिन्हें प्रथम दृष्टया तो कारगर कहा जा सकता है, मगर दूसरे स्तर पर वह कुछ देशों के लिए मुश्किल या फिर नुकसानदेह भी साबित हो सकते हैं। दुबई में COP28 के जारी सम्मेलन में जलवायु संकट के सवाल पर जो चिंताएं जाहिर की गई, समस्या के हल के लिए जो लक्ष्य निर्धारित किए गए, भारत ने अपने सीमा में उन सभी से सहमति जताई है। साथ ही कार्बन उत्सर्जन को कम करने के क्षेत्र में भारत ने जितनी गंभीरता से काम किया है, उसका भी उल्लेख किया गया है। भारत की इस बात को भी चिंता करने की है कि अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर जो नियम कायदे तय किए जाते हैं उन पर अन्य देश भले ही सहमत हो, लेकिन कोई खास नियम या बिंदु यहाँ के संदर्भ में कितने उपयुक्त हैं या फिर कहीं उससे देश के सामने कोई नई समस्या तो नहीं खड़ी हो जाएगी। कि बेसिकली बात कर रहे हैं कि कैसे इन सम्मेलनों में भी एक दोहरा रुख अपनाया जाता है डेवलप्ड नेशंस के द्वारा, जो इन मीटिंग में बढ़ चढ़कर ऐसे नियम लागू करवा देते हैं जो उनको तो फ़र्क नहीं पड़ेगा इतना, ठीक है, उनको फ़र्क नहीं पड़ेगा इतना अगर वो अपनी प्रोडक्शन थोड़ी कम कर देंगे या कुछ कर देंगे। मगर जो डेवलपिंग नेशंस हैं, जो एक दूसरा ग्रुप है जो डेवलपिंग नेशंस का है, उन पे बहुत बड़ा फ़र्क पड़ेगा, क्योंकि वो तो डेवलप हो रहे हैं, उन्होंने अपना प्रोडक्शन अभी शुरू ही करा है। तो यहाँ पे ये बात करी जा रही है कि नियम बनाए जा रहे हैं, अच्छी बात है, मगर ये है कि कुछ लोग के फेवर में है, कुछ लोग के नुकसान में है, और ये जानबूझ के जियोपॉलिटिकली करने का प्रयास भी किया जाता है। आगे आते हैं, जहाँ तक भारत का सवाल है कार्बन उत्सर्जन, ठीक है, सॉरी यहाँ बताएं, यही वजह है कि भारत ने जलवायु और स्वास्थ्य को लेकर तैयार COP28 घोषणा पत्र पर हस्ताक्षर करने से परहेज़ किया है। देखिए, हमने साइन नहीं करा है, हमारे प्रधानमंत्री वहाँ पे गए थे, सारी मीटिंग पार्टिसिपेट करा था, मगर साइन नहीं करा है। खबर के मुताबिक घोषणा पत्र के दस्तावेज में स्वास्थ्य देखभाल के बुनियादी ढांचे के भीतर शीतलीन या कूलिंग उपकरणों के लिए ग्रीन हाउस गैस के उपयोग पर अंकुश लगाने की शर्त थी। दरअसल कम समय में देश की स्वास्थ्य सेवा बुनियादी ढांचे के मद्देनज़र ग्रीन हाउस गैस के उपयोग की सीमित करने का लक्ष्य हासिल करना भारत के लिहाज से व्यवहारिक नहीं था। अब यही कूलिंग इक्विपमेंट्स होते हैं ना, जो जो हाई हाई कूलिंग इक्विपमेंट्स होते हैं वैक्सीन स्टोरेज के लिए और आपके मेडिकल पर्पज़ के लिए होते हैं, उनमें जो गैस यूज़ होती है ग्रीन हाउस गैस, इसको इसको बंद करने की बात करी गई इन COP28 की मीटिंग में। अब दिक्कत क्या है कि इंडिया अभी ही प्रोडक्शन अपना शुरू करा है अच्छे स्तर पे, ठीक है, हेल्थ सेक्टर में, ठीक है। अब अगर ये गैस ही हम बंद कर देंगे सप्लाई करना, तो हमारा जो हेल्थ सेक्टर में दबदबा है, जो बन सकता है आने वाले सालों में, वो कम हो जाएगा। इसलिए भारत ने जो है अपना साइन करने से मना कर दिया। मना तो नहीं करा, परहेज़ करा, मतलब देखिए ऐसे यहाँ पे क्या होता है ना, ऐसा नहीं होता है कि साइन करना ही पड़ता है, कोई बंदूक रख देंगे आपके पट्टी पे आके। ये आपको कागज़ दे दिए जाते हैं, बाकी आपके जब भी राष्ट्रपति खाली हों, प्रधानमंत्री खाली हों, तो आप साइन कर लीजिए। जैसे बहुत से लोग क्या होते हैं कि उनके प्रधानमंत्री नहीं आते हैं,
उनकी जगह एम्बेसडर आते हैं उनके रिप्रेजेंट करने के लिए। तो वो लोग क्या करते हैं, कागज़ ले जाते हैं यहाँ से, जो मीटिंग के कागज़ होते हैं, ताकि हम अपने राष्ट्र में जाके साइन करवा लेंगे। तो इसलिए हमने भी साइन नहीं करा है, हमने मना भी नहीं करा है। ठीक है। घोषणा पत्र में ग्रीन हाउस गैस उत्सर्जन से गहन, तीव्र और निरंतर कटौती से स्वास्थ्य के लिए लाभ प्राप्त करने के मकसद से जलवायु कार्रवाई का आह्वान किया गया है। इसमें उचित बदलाव, कम वायु प्रदूषण, सक्रिय गतिशीलता और स्वास्थ्य पोषण शामिल है। जहाँ तक भारत का सवाल है, कार्बन उत्सर्जन के मामले में इसमें अपेक्षा से ज़्यादा तेज रफ्तार से सुधार किए और समय से पहले ही उसमें काफ़ी कमी लाने के कामयाब रहा। दूसरी ओर ये भी हकीकत है कि भारत जैसे कई देशों में अब भी स्वास्थ्य और कुछ अन्य क्षेत्रों में शीतलीन की प्रक्रिया, जो शीतलन होते हैं आपके, एक अनिवार्यता है और इसलिए घोषणा पत्र में इस बिंदु को पूरी तरह अनुपूरण करना भारत के लिए मुश्किल रहेगा। चलिए आगे आते हैं। दुर्लभ रोगों से मुक्ति की चुनौती। दुर्भाग्यवश भारत की अब तक की उपेक्षित दुर्लभ रोग नीति में ने यह रेखांकित किया है कि सार्वजनिक स्वास्थ्य संख्याओं का खेल है, जीवन का नहीं। इस समय दुनिया में लगभग 7,000 ऐसे रोग हैं जिन्हें दुर्लभ रोग माना जाता है, मतलब बिल्कुल जो है ना रेयर होते हैं। विज्ञान में प्रगति और रोग अनुवांशिकी की बढ़ती समझ के कारण विशेषज्ञ इस बात पर सहमत हुए कि अनुमानित 10,000 से अधिक दुर्लभ बीमारियां संयुक्त राज्य अमेरिका में लगभग 3 लाख लोगों को प्रभावित कर रही हैं। रेयर बीमारियां होती हैं, इनमें से अधिकतर प्रभावित बच्चे हैं। दुर्लभ रोग में कुछ प्रचलित नाम हैं। सिस्टिक फाइब्रोसिस, जो श्वसन तंत्र और पाचन तंत्र को प्रभावित करता है। हंटिंगटन्स रोग, जो मस्तिष्क और तंत्रिका रोग को प्रभावित करता है। ये जो रोग होते हैं बेसिकली बहुत रेयर रोग होते हैं, जो ना 10 में से 1 को होते हैं या 10 में से 2 को होते हैं, और भी बहुत मतलब 10,000 में से मुश्किल 20 लोग को होते हैं, तो दुर्लभ रोग कहते हैं। इन रोगों से जुड़ी समस्या ये भी है कि दुनिया भर से इन अन्य रोग की तरह इनमें लिए कोई एक नीति नहीं है। हर देश इन्हें अपने हिसाब से देखता है और तय करता है कि कोई रोग दुर्लभ कहा जाए या नहीं। यूरोप में मानक है कि अगर 2,000 लोग में किसी एक व्यक्ति में कोई रोग पाया जाता है तो वह दुर्लभ रोग कहा जाएगा। देखा, जैसे मैंने आपको बताया अभी, कि ये एक क्राइटेरिया होता है। यूरोप में क्या, कि अगर कोई रोग है जो 2,000 लोगों में से सिर्फ एक को है तो दुर्लभ रोग हो गया। ठीक है, तो वहीं दुर्लभ रोग कहा गया है। वहीं अमेरिका में ये संख्या 1,500 लोगों में एक को है। चिकित्सा विशेषज्ञों के मुताबिक 80% दुर्लभ रोग की वजह अनुवांशिक होती है। ये बेसिकली क्या होती है, ये हेरिडिटरी होती है, अनुवांशिक जिसे हम कहते हैं, इसे हेरिडिटरी हम मानते हैं। ठीक है, या फिर हम जेनेटिकल कहते हैं इसको, जेनेटिकल। जेनेटिकल बेटर टर्म रहता है, जेनेटिक्स। बाकी दुर्लभ रोग के कारण जीवाणु, विषाणु संक्रमण और एलर्जी होते हैं। दुर्लभ रोग पूरे जीवन को प्रभावित करते हैं। चूँकि ऐसी बीमारियों के लिए बहुत कम या लगभग कोई मौजूदा इलाज या उपाय नहीं है, इसलिए रोगियों का दर्द कष्ट और भी बढ़ जाता है। ये सर्वमान्य है कि अन्य विकासशील देशों की तरह भारत में भी दुर्लभ रोग की ठीक ढंग से परिभाषित नहीं किया गया है। इनसे संबंधित वास्तविक आंकड़े में भी उपलब्ध नहीं हैं। इसलिए ये भी जानना मुश्किल है कि कितने लोग भारत में इस बीमारी से पीड़ित हैं और कितने लोग को मृत्यु दुर्लभ रोग के कारण हुई है। अगर अंतर्राष्ट्रीय मानकों की बात करें तो प्रत्येक देश को 6 से लेकर 8% आबादी दुर्लभ रोगों से पीड़ित है। द्वितीय श्रेणी के अस्पताल, जहां प्राथमिक और द्वितीय श्रेणी के अस्पताल इलाज न हो पाने के कारण भेजा जाता है, से उपलब्ध आंकड़ों के अनुसार भारत में 450 से 500 प्रकार के दुर्लभ रोग पाए जाते हैं। इसमें थैलेसीमिया, सिकल सेल एनीमिया और इत्यादि शामिल हैं। दुर्लभ रोग की पहचान करने में वर्षों लग जाते हैं, क्योंकि इसका संबंधित नैदानिक और तौर तरीके अपेक्षित नहीं हैं और चिकित्सकों ने इससे संबंधित जानकारी का भी अभाव है। अब हो क्या रहा है कि असल में क्या होता है, इनका इलाज इतना पॉसिबल भी नहीं हो। दूसरी बात यह है कि इनका डिटेक्शन भी इतनी आसानी से नहीं हो पाता है, क्योंकि ये नॉलेज कम है। राष्ट्रीय स्वास्थ्य नीति 2017 में प्रस्ताव था कि 2025 तक स्वास्थ्य खर्च का सकल घरेलू उत्पाद के 2.5% तक बढ़ाया जाए और राज्यों द्वारा 2020 तक स्वास्थ्य पर अपने बजट का 8% खर्च बढ़ाया जाएगा। कुछ राज्यों ने ऐसा किया भी और अभी भी राज्य का स्वास्थ्य पर खर्च भिन्न भिन्न है और अधिकांश राज्य स्वास्थ्य पर अपने बजट के 5% ही खर्च करते हैं। तो इन्होंने लिया गया था कि जो होगा ना 25% बढ़ाया जाए, 2.5% जो जीडीपी का खर्च हो रहा है हमारा बजट में, वो हेल्थ सेक्टर में बढ़ाया जाए और राज्य भी जो है कम से कम 8% खर्च करें अपने ऊपर। हालांकि बहुत से राज्य भी सिर्फ 5% ही अचीव कर पाए हैं अपने पूरे खर्चे का स्वास्थ्य के ऊपर।
स्वास्थ्य नीति सतह का प्रमुख उद्देश्य स्वास्थ्य प्रणाली से सभी आयामों यथा स्वास्थ्य क्षेत्र में निवेश, स्वास्थ्य सेवा सुविधाओं के व्यवस्थापन और वित्त पोषण, रोगों की रोकथाम, प्रौद्योगिकी तक पहुंच, मानव संसाधन विकास, विभिन्न चिकित्सीय प्रणाली को प्रोत्साहन, बेहतर स्वास्थ्य हेतु अपेक्षित ज्ञान आधार तैयार करने का रहा है। स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय ने दुर्लभ रोग के रोगियों के इलाज हेतु 2021 में राष्ट्रीय दुर्लभ रोग नीति, तो देखिए 2021 में ये नीति लाई भी गई थी, जिसका मुख्य उद्देश्य दवाओं के लिए स्वदेशी अनुसंधान और स्थानीय उत्पादन पर ध्यान बढ़ाना, दुर्लभ रोगों के उपचार की लागत को कम करना, शुरुआती चरणों में दुर्लभ रोग की पहचान और पता लगाना। तो जो आपकी दुर्लभ रोग की नीति लाई गई थी, ये लाई गई थी 2021 में, और इसका टारगेट था कि पहली बात तो इसकी स्टडी और रिसर्च पे खर्चा हो, ठीक है। दूसरी बात, जब ये डिटेक्शन करने के लिए टेस्ट वगैरह हो जिन पे रिसर्च हो, फिर इनके इलाज पे जो खर्चा होता है, क्योंकि ये देखिए दुर्लभ है तो ऑब्वियस सी बात है दुर्लभ चीज़ का ज़्यादा खर्चा करना पड़ जाता है, तो अगर जो इन पे खर्चा हो वो भी कम हो। समूह एक एक विकार उपचार की आवश्यकता वाले विकार, समूह दो, मतलब ये बेसिकली क्या है, 3 कैटेगराइजेशन करा इस नीति के हिसाब से दुर्लभ रोगों का, ठीक है। समूह एक, एक बार उपचार की आवश्यकता वाले विकार, जो फर्स्ट कैटेगरी है, जो नंबर 1 कैटेगरी है, उसमें उन रोग को रखा गया है जिनमें सिर्फ वन टाइम इलाज की ज़रूरत है। वन टाइम इलाज की ज़रूरत है, वन टाइम इलाज के बाद वो ठीक हो सकती है या फिर रिकवरी हो जाएगी। समूह 2 में रखा गया है दीर्घकालिक या आजीवन उपचार की आवश्यकता वाले विकार, जो मतलब लाइफ टाइम वाले दुर्लभ रोग हैं आपके, बिल्कुल लाइफ टाइम ही चलने वाले हैं वो, तो उनको रखा था। और समूह 3 में रखा गया है ऐसे रोग जिनके लिए निश्चित उपचार उपलब्ध है लेकिन उनके उपचार की लागत बहुत अधिक है, मतलब जिनके लिए हमारे पास जो आपकी एक्सपर्टीज़ है, मेडिसिन है, सब अवेलेबल है, मगर जो कॉस्ट ऑफ इनका खर्चा है ना इलाज करने का, वो बहुत महंगा है। तो ये 3 कैटेगरी जो आपकी राष्ट्रीय दुर्लभ रोग नीति के अंतर्गत बनाई गई थी। थर्ड कैटेगरी बेसिकली क्या है कि जिनका इलाज भी मौजूद है, जिनका दवाइयाँ मौजूद हैं, एक्सपर्टीज़ मौजूद है, अब मौजूद हैं तभी उनका जो खर्चा है वो बहुत ज़्यादा महंगा है। आगे देखते हैं। जो लोग समूह ए के तहत सूचीबद्ध दुर्लभ रोग से पीड़ित हैं, उन्हें राष्ट्रीय आरोग्य नीति योजना के अंतर्गत 20 लाख रुपए तक की वित्तीय सहायता दी जाने का प्रावधान है। मतलब जो कैटेगरी नंबर 1 में आ रहे हैं, उनको तो 20 लाख रुपए तक देने का बात करा गया है। 20 लाख रुपए जो कैटेगरी 1 में आ रहे हैं। कैटेगरी 1 क्या था, सोचिए बताइए, जो एक बार में वन टाइम में सही हो जाएगा। कैटेगरी 2, जो लोग समूह, ठीक है। वहीं राष्ट्रीय आरोग्य नीति का उद्देश्य गरीबी रेखा से नीचे जीवन यापन करने वाले ऐसे रोगियों को वित्तीय सहायता प्रदान करना है जो गंभीर बीमारियों के पीड़ित हैं, ठीक है। इस योजना के अंतर्गत गंभीर रोगों से ग्रस्त लोगों को सुपर स्पेशलिटी अस्पतालों और सरकारी अस्पतालों में उपचार की सुविधा उपलब्ध कराई जाती है। ऐसी वित्तीय सहायता प्राप्त करने के लिए लाभार्थी गरीबी रेखा से नीचे के परिवारों तक सीमित नहीं होंगे। तो ये प्रयास करा गया नीति के अंतर्गत वेलफेयर के लिए। यहाँ पे कुछ बीमारी का भी जिक्र करा गया है कि कितना महंगा उपचार है दुर्लभ रोग का। उससे एक उदाहरण से समझा सकता है कि दुर्लभ रोग है स्पाइनल मस्कुलर एट्रोफी। स्पाइनल स्पाइनल मस्कुलर एट्रोफी। और जो स्पाइनल मस्कुलर एट्रोफी होती है, ये आपका दुर्लभ रोग कैटेगरी में आता है। इस बीमारी में एक इंजेक्शन लगाया जाता है। ये इंजेक्शन सिर्फ अमेरिका में मिलता है, जिसका कीमत 16 करोड़ रुपए है। आप ये देखिए, द कॉस्ट ऑफ इंजेक्शन कितना है, 16 करोड़ रुपए है इस इलाज के लिए, जो कि किसी भी सामान्य परिवार के व्यक्ति के लिए असंभव के बराबर है। इतनी बड़ी रकम खर्च करना भारत में आम जन की वश की बात नहीं है। यही स्पष्ट है कि लगभग 95% दुर्लभ बीमारियों का कोई प्रमाणित उपचार उपलब्ध नहीं है। ये अगर आप मैं कहूँ, ये बहुत ही इम्पोर्टेंट आर्टिकल है, बहुत इम्पोर्टेंट आर्टिकल है।
डबल का टिक लगाऊंगा इसको मैं। बिल्कुल पढ़िए इसको तो आप। अगला आर्टिकल हमारा है असुरक्षित तकनीक। सड़क हादसों पर काबू पाना सरकार के लिए बड़ी चुनौती है। तमाम जागरूकता अभियानों, यातायात नियमों में कड़ाई, भारी जुर्माने के प्रावधान तक सड़कों पर सीसीटीवी कैमरे से निगरानी आदि की व्यवस्था के बावजूद हर वर्ष सड़क दुर्घटना और उनमें घायल होने तथा मरने वालों की संख्या कुछ बढ़ती हुई दर्ज होती है। जैसे कि हमने सड़क दुर्घटना को लेकर कल के पहले एक आर्टिकल पढ़ा था, इसमें बताया था हमने कि कैसे सड़क दुर्घटना से एक इकोनॉमी पे कितना नेगेटिव इम्पैक्ट आता है। देखिए, पहली बात, दुर्घटना में किसी व्यक्ति की मौत होती है। पहली बात तो ये सामाजिक नुकसान होता है, सोशल नुकसान होता है कि एक परिवार के लिए, एक समाज के लिए होता है। इसके अलावा इकोनॉमिकली भी होता है कि वो समाज, जो व्यक्ति जो अपना कंट्रीब्यूशन कर रहा था, कुछ भी कर रहा था, वो काउंट होता है किसी देश के लिए, उसका जीवन व्यर्थ चला गया। दूसरी बात, सड़क दुर्घटनाएं होने से जो हमारा ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम है, जो हमारा, अगर आप बड़े स्तर पे बात करो, लॉजिस्टिक सिस्टम है, लॉजिस्टिक्स जिसे हम कहते हैं, इस पे असर पड़ता है ना। कैसे असर पड़ता है? अगर मान लीजिए किसी रोड पर दुर्घटना हुई है, ठीक है, और वो रोड पे कोई ट्रक है, वो मान लीजिए कुछ एक्सीडेंट दुर्घटना हो गई वहाँ पे, उससे रोड पूरी ब्लॉक हो गई है। तो आप सोचिए कि कितने शिपमेंट्स जो हैं आपके, कहीं दूर दूर जाने होंगे, अलग अलग स्टेट्स में जाने होंगे, वो लेट हो जाएंगे। उससे क्या होगा? ट्रेड में असर आएगा, है ना, प्रोडक्शन में असर आएगा। हालांकि ये बिल्कुल एक मेन चीज़ नहीं है कि हम सिर्फ इकोनॉमिकली देखें चीज़ को, हम सोशली बात करते हैं। तो उस परिवार का व्यक्ति चले जाने से एक पूरे सिस्टम पे परिवार के असर पड़ जाता है। जो व्यक्ति जीवित रह जाता है, उसके ऊपर सारा भार परिवार का आ जाता है। यही तो समस्या है कि हमको कुछ भी करके रोड एक्सीडेंट्स को कंट्रोल रखना पड़ेगा। अभी हाल ही में नितिन गडकरी जी ने भी अपने एक एक बयान दिया था। उन्होंने कहा था कि जितने भी आपके आर्किटेक्ट्स हैं, जितने भी आपके कॉन्ट्रैक्टर्स हैं, जो भी इस सड़क निर्माण वगैरह कार्य संबंधित हैं, पुल बनाते हैं, वो प्लीज़ हाईएस्ट नॉलेज लगा के अपना ऐसे डिज़ाइंस तैयार करें जिससे सड़क दुर्घटनाएं कम हो, और ऐसा प्रयास करें कि सड़क दुर्घटनाओं में होने वाले नुकसान कम से कम रहे। जब तक कभी कभी क्या होता है कि सिर्फ व्यक्ति की ही गलती नहीं होती है, गलती कभी कभी उस सड़क के डिज़ाइन की भी होती है। कई क्षेत्रों में हमने इतने इंटरसेक्शन दे रखे होते हैं कि गाड़ियां भी बैलेंस आउट नहीं हो पाती हैं और एक्सीडेंट हो जाता है। तो ये भी कहा गया था रिपोर्ट में, पार्लियामेंट में, कि कुछ डिज़ाइंस में ही फ्लॉज था, रोडों के इंटरसेक्शंस के, हाईवेज़ के, फ्लाईओवर्स के। आ कहते हैं अब हाल ही में देखते हैं कैसे आपका लास्ट ईयर उद्योगपति सारस मिस्त्री की सड़क दुर्घटना में हुई मौत के वक्त भी उन्होंने रेखांकित किया था कि अगर सड़क बनाने में ठीक पैमाना अपनाया गया होता तो वह दुर्घटना ना हो पाती। दरअसल उसमें देखा गया था कि सड़क पर एक वजह बहुत जगह पहुंचकर अचानक से संकरी हो जाती है। मैं आपसे ये कहना चाह रहा हूँ कि सड़क दुर्घटना का मतलब ये नहीं होता है कि किसी की गलती है सिर्फ। कभी कभी क्या डिज़ाइन में गलतियाँ होती हैं। हमने देखा होगा अक्सर कि कुछ सड़कें ऐसी होती हैं जो एकदम से सक्रिय हो जाती हैं। अब पूरा पूरा हाईवे चल रहा था और एक पॉइंट पे आके सड़क या तो एकदम से यू टर्न पे आ गई, या फिर सिंगल लेन हो गई, सिंगल ट्रैफिक हो गया, यहीं पे दुर्घटना हो जाती है। तो सड़क के डिज़ाइंस को हमको अच्छे से निर्माण करने का प्रयास करना होगा, डिज़ाइनिंग करनी पड़ेगी। बहुत अच्छा आर्टिकल है, दिल खुश हो गया आर्टिकल पढ़ के, कैसी बातें इसमें करी गई हैं। जलवायु परिवर्तन के कारण भारत को झेलना पड़ेगा भारी नुकसान। जलवायु में आते बदलावों का खामियाजा भारत को अलग अलग रूप से भुगतान भुगतना पड़ेगा। कहीं बाढ़, कहीं सूखा, तो कहीं तूफान। ठीक है, डेलावेयर विश्वविद्यालय ने जलवायु केंद्र ने अपनी नई रिपोर्ट लॉस एंड डैमेज टुडे, जो ये आपकी रिपोर्ट आई है, डैमेज लॉस एंड डैमेज टुडे रिपोर्ट, ये डेलावेयर यूनिवर्सिटी की है। डेलावेयर बेसिकली ये आपका यूएसए में जगह है, डेलावेयर।
खुलासा किया है कि 2022 में जलवायु परिवर्तन के चलते भारत के सकल घरेलू उत्पाद जीडीपी को 8% का नुकसान झेलना पड़ा है। देखा जाए तो नुकसान का ये आंकड़ा देश की जीडीपी 22 के दौरान हुए औसत वृद्धि से भी 1% अधिक है। ऐसे में यदि भारत पर जलवायु परिवर्तन की मार ना पड़ी रही होती तो उसके जीडीपी में 8% का इजाफा हो सकता था। ये क्लाइमेट चेंज होने से जितने भी नेचुरल इवेंट्स होते हैं, इसका असर देखिए देश के प्रोडक्शन पे पड़ता है और पूरे अर्थव्यवस्था रुक जाती है बाढ़ आने से, सूखा आने से। तो यही इसमें कहा गया कि कैसे कि 2022 में जीडीपी में 7% का इजाफा, मतलब जो ग्रोथ है उसमें नुकसान हो जाता है। जलवायु परिवर्तन की मार ना पड़ी होती तो उसके जीडीपी 8% का इजाफा होता। देख रहे हैं आप। 2022 तक भारत की पूंजी संपदा में 7.9% की गिरावट आई, जिसका मुख्य कारण मानव नियमित निर्मित पूंजी जैसे बुनियादी ढांचे आदि पर जलवायु परिवर्तन की प्रतिभार है। हालांकि यदि देश की रिन्यूएबल कैपिटल पर पड़ते प्रभाव को देखें तो वो करीब करीब तटस्थ हैं, क्योंकि बढ़ते तापमान का जो सीधा प्रभाव पड़ा है वो उसकी भरपाई जीडीपी के विकास में आती गिरावट से ही हो रही है। बहुत अच्छा आर्टिकल है वाला, आप इसका अध्ययन जरूर जरूर करिएगा। मैं इसको यहीं पे छोड़ता हूँ। भारत संयुक्त समुद्री बल की पूर्ण सदस्यता लेगा। भारत अमेरिका के बीच हुई 5वीं वार्षिक 2+2 मिनिस्ट्रियल बैठक, 2+2 बेसिकली हम जाने तो ये 2+2 जो मिनिस्ट्रियल बैठक है ये यूएस और हमारे इंडिया के बीच में हुई। इसमें हमने नेवल अथॉरिटीज़ को स्ट्रॉन्ग करने के लिए, नेवल हमारी पावर को स्ट्रॉन्ग करने के लिए बात करी। और यहाँ पे निर्णय ये भी लिया कि संयुक्त समुद्री बल का नेतृत्व अमेरिका करता है। इसलिए ये दिलचस्प है कि भारत ने ऐसे सुरक्षा बल में शामिल होने का फैसला किया है जिसका नेतृत्व संयुक्त राष्ट्र नहीं कर रहा है। हिंद महासागर में चीन के बढ़ते दबदबे को देखते हुए माना जा रहा है कि भारत का इस संगठन में शामिल होना वक्त की मांग और रणनीतिक जरूरत है। संयुक्त समुद्री बल एक ऐसा साझेदारी है जिसका मकसद 3.2 मिलियन वर्ग के विस्तार वाले अंतर्राष्ट्रीय जल क्षेत्र में अवैध गैर राज्य का मुकाबला करके नियम आधारित अंतर्राष्ट्रीय व्यवस्था को बनाए रखना है। गैर राज्य अभिकर्ताओं का मतलब है ऐसे लोग जिनका किसी देश या सरकार से संबंध नहीं है। इस बल का काम उससे खुले समुद्र में सुरक्षा, स्थिरता और समुद्र की समृद्धि को बढ़ावा देना है। संयुक्त समुद्री बल का मुख्य रूप नशीले पदार्थों की तस्करी रोकना, नारकोटिक्स वगैरह और पायरेसी डकैती को निपटना है। तो हम जानते हैं कि जो ये जॉइंट फोर्स है इसका है कि नारकोटिक्स मतलब जो है नशीली पदार्थों की सप्लाई होती है उसको रोकना है, और दूसरी बात इसका जो आपका अगला है वो है पायरेसी को कंट्रोल में रखना। पायरेसी को कंट्रोल में रखना। संयुक्त समुद्री बल का मुख्य काम नशीले पदार्थों को, ठीक है, और कोई भी ऐसी इलिसिट एक्टिविटी होती है उसको नज़र रखना। ठीक है। दूसरी टास्क फोर्स काउंटर पायरेसी का काम करती है। तीसरी टास्क फोर्स का काम अरब की खाड़ी के अंदर समुद्री सुरक्षा को सुनिश्चित करना है। मतलब इसकी बहुत सारी टास्क फोर्स बनाई गई हैं जो टास्क फोर्स अपने अपने टारगेट को पूरा करती हैं। ठीक है ना। एक अरब की खाड़ी की सुरक्षा कर रही है आपकी, ठीक है। दूसरी आपकी क्या कहते हैं काउंटर पायरेसी पे काम कर रही है, ठीक है। कोई गल्फ ऑफ एडन पे है, ठीक है। अब एक काम करिए, ये जो मैं आपको बता रहा हूँ ना, अरब फ़रस की खाड़ी, गल्फ ऑफ एडन, आप इनको मैप में सर्च करिए कहाँ कहाँ पे इनके आसपास के क्षेत्र कौन से हैं, कौन से CMMF के सदस्य हैं, कौन कौन है इसके मेंबर्स। भारत में CMF मतलब वही आपकी जो जॉइंट फोर्स है कि पूर्ण सदस्यता लेने के बाद अब इसमें 48 सदस्य हैं। इन सदस्य देश में ऑस्ट्रेलिया, बहरीन, बेल्जियम, ब्राज़ील, कनाडा, डेनमार्क, जिबूती, मिस्र, फ्रांस, जर्मनी, ग्रीस, इराक, इटली, जापान, जॉर्डन, स्पेन, थाईलैंड इत्यादि हैं। हालांकि इस साल मई के महीने में संयुक्त अरब अमीरात ने कहा कि वह CMF से हट रहा है। संयुक्त अरब अमीरात ने विदेश मंत्रालय ने एक बयान में कहा था कि सभी साझेदारों के साथ प्रभावी सुरक्षा सहयोग के मूल्यांकन के बाद उसने CMF से अपनी भागीदारी वापस लेने का फैसला किया है। हर किसी की अपनी अपनी कुछ रणनीति होती है। बहुत अच्छे आर्टिकल्स आए हैं बहुत टाइम के बाद। खेल जगत की खबरों में अगर हम आए तो जूनियर विश्व चैंपियनशिप में प्राची, अमीषा और हार्दिक ने जीती रजत।
भारतीय मुक्केबाजी हार्दिक पंवर, अमीषा करोटा, ये आप नाम याद कर लीजिए क्योंकि ज़रूरी है। हार्दिक, हम यहाँ बात करें जूनियर मुक्केबाजी, ठीक है, अमीषा, अमीषा, ठीक है, और प्राची, इन लोगों ने जीता है रजत पदक, ठीक है, रजत मतलब बोले तो सिल्वर। डन। ये स्पोर्ट्स न्यूज़ भी हमारे लिए एग्ज़ाम में ज़रूरी होती है। बाकी आज के लिए इतने ही रखते हैं। अपना कीमती समय देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आप सबका दिन शुभ हो। सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। मैं जानता हूँ आप लोगों ने कर लिया, इसलिए मैं कहता भी नहीं हूँ। और आप करंट अफेयर्स के लिए रेगुलरली विजिट कर सकते हैं वेबसाइट हमारी, जो कि डिस्क्रिप्शन में दे रखी है। वेबसाइट पे क्या होता है कि जो खबरें हम वीडियो में डिस्कस नहीं कर सकते हैं, जो आपकी कहीं ना कहीं रह जाती हैं, वो हमने वेबसाइट में ब्लॉग्स के माध्यम से कवर करी हुई हैं। तो आप भी वहाँ पे विजिट करके देख सकते हैं। इंस्टाग्राम पे भी हम बहुत रेगुलरली पोस्ट डालते रहते हैं। बाकी थैंक्स फॉर गिविंग योर प्रेशियस टाइम अगेन।